हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू स्कूल जी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया एंड हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 1। बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी सुनेंगे हम। कॉपी किताब सब साइड में रख दो, पेन वगैरह उठाने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक कहानी सुनो। क्लास 9th का हम करेंगे चैप्टर 1, जो कि क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे या फिर सोचेंगे कि मैम हम इंडियंस होकर फ्रांस में अगर कुछ हुआ है उसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो बात ऐसी है बेटा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन दुनिया को एक गिफ्ट है। फ्रांस का फ्रेंच रेवोल्यूशन इज अ गिफ्ट टू द वर्ल्ड गिवन बाय फ्रांस। फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण ही आज के दिन हम कुछ बहुत बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स एंजॉय करते हैं, जैसे लिबर्टी, फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, ब्रदरहुड वगैरह, ओके, यूनिटी, एक देश को एक देश की तरह रहना चाहिए। ये आइडिया हमें फ्रांस ने दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन के तहत। पर फ्रांस में ऐसा रेवोल्यूशन क्यों आया, क्या जरूरत पड़ी फ्रांस को एक रेवोल्यूशन की, एक क्रांति की, ये चीज हम समझेंगे अभी। फ्रांस के पहले आपको सोसाइटी समझना बहुत जरूरी है। अगर आप फ्रांस की सोसाइटी को समझ पाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्हें क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी। उनकी सोसाइटी के बेटा 3 हिस्से थे। क्या क्या? सबसे पहला हिस्सा, उन हिस्सों को कहते हैं एस्टेट्स। जो पहला हिस्सा या एस्टेट थी वो थी क्लर्जी। जो दूसरा हिस्सा या एस्टेट थी वो थी नोबिलिटी। और जो तीसरा हिस्सा या एस्टेट थी वो थी थर्ड एस्टेट ऑफ कॉमन्स। ठीक है, क्या है क्लर्जी, क्या है नोबिलिटी, क्या है थर्ड एस्टेट। पूरे सोसाइटी का, फ्रांस की मान लीजिए ये सोसाइटी है, उसके 3 हिस्से बना रखे थे। सबसे पहला हिस्सा क्लर्जी, दूसरा हिस्सा नोबिलिटी और तीसरा हिस्सा थर्ड एस्टेट। क्लर्जी का मतलब है कि चर्च। फ्रांस का सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजन था क्रिश्चियनिटी, और क्रिश्चियनिटी के ही सिंबल है चर्च। चर्च में काम करने वाले सभी व्यक्ति क्लर्जी का हिस्सा थे। इसके अलावा नोबिलिटी, नोबिलिटी क्या है, अमीरों का एक गुट। पूरी सोसाइटी में से जो सबसे रिच पीपल होते थे उनका एक जो सेट था उसे कहते हैं नोबिलिटी। उनके पास हजारों एकड़ जमीन होती थी, सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन होती थी, और वो वर्कर्स को एम्प्लॉय करते थे अपनी जमीनों पर काम करने के लिए। वो अपनी जमीन किसानों को लोन पर देते थे कि ठीक है तुम लोग हमारी जमीन पे काम कर लो, बदले में तुम हमें भी रेंट पे करना, ठीक है, हमें खाने का सामान भी देना, सरकार को रेंट भी तुम ही पे करना, टैक्सेस तुम पे करना, हमारे घरों में अगर हमें किसी काम वाले की जरूरत होगी तो वो काम भी तुम करोगे। इस तरीके से जो लोग एग्जिस्ट करते थे उनको कहते थे नोबिलिटी, जो दूसरों का शोषण करते थे। थर्ड एस्टेट में आ जाते हैं मर्चेंट्स, ठीक है, लॉयर्स, और इसके अलावा जो ये होते हैं ना पेजेंट्स, किसान वर्ग, आर्टिसंस, जिन्हें कोई भी मतलब कला का काम होता था जिनका, वो सारी चीजें आती हैं थर्ड एस्टेट में। ये 3 एस्टेट्स थी हमारी फ्रांस की सोसाइटी की। इसमें से पहली 2 स्टेट्स कभी टैक्स नहीं भरती थी। इनको बाय बर्थ कुछ प्रिविलेजेस थी। बाय बर्थ दे वर प्रिविलेज्ड, उनको कुछ फायदे मिलते थे जन्म के कारण। उनका जिस सोसाइटी में जन्म हुआ है उसके कारण उन्हें कुछ फायदे मिलते थे। उन्हें टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते थे। टैक्सेस सिर्फ थर्ड एस्टेट पे करता था। देखिए कितनी विडंबना है, जो अमीर है वो टैक्स पे नहीं कर रहा है, जो गरीब है उसे टैक्स पे करने पड़ रहे हैं। अब इस सिचुएशन में बढ़ोतरी या फिर मतलब और भी बुरी क्यों हुई ये सिचुएशन, क्योंकि 1774 में लुइस 16 फ्रांस के राजा बनते हैं महज 20 साल की उम्र में। उनकी पत्नी थी मेरी एंटोनेट, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक छोटा देश है यूरोप में, ठीक है। तो मेरी एंटोनेट इनकी पत्नी थी और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। 20 साल की उम्र में जब ये राजा बने तो इन्हें समझ में आया कि फ्रांस का जो राजकोष है वो खाली हो चुका है।
फ्रांस का राजकोष क्यों खाली हुआ था? क्योंकि फ्रांस बहुत समय से बैटल्स लड़ रहा था, वॉर्स लड़ रहा था। किसके खिलाफ? मेनली ब्रिटेन के खिलाफ, क्योंकि ब्रिटेन फ्रांस का सबसे बड़ा और सबसे कट्टर दुश्मन था। ये दोनों आपस में लड़ते थे ताकत पाने के लिए। दोनों के एक जैसे ही विचार थे। इवन इंडिया में क्योंकि ब्रिटेन राज करता था, ब्रिटेन को ऐसे ही आते ही गद्दी नहीं मिल गई थी। फ्रांस भी भारत पर राज करना चाहता था। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में काफी लड़ाइयां भी हुई है, जिन्हें एंग्लो फ्रेंच वॉर्स कहते हैं। पर अभी के लिए हमारा फोकस है सिर्फ फ्रेंच सोसाइटी पे। इसके अलावा ये जो ब्रिटेन के साथ वॉर्स लड़ रहा था फ्रांस, बिसाइड्स दिस फ्रांस यूएसए को भी पैसे और हथियार बेचता था, भेजता भी था फ्री में, खाना, पैसे, हथियार, क्योंकि यूएसए भी ब्रिटेन की कॉलोनी थी। यूएसए वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। और ब्रिटेन से अपनी दुश्मनी के कारण फ्रांस यूएसए को हेल्प कर रहा था आजादी पाने के लिए, जिसके कारण फ्रांस का राजकोष खत्म हो रहा था। इस खत्म हुए राजकोष को दोबारा से भरने के लिए लुई 16 ने थर्ड एस्टेट पर और भी टैक्सेस लगा दिए, उन टैक्सेस के कारण थर्ड एस्टेट ने दुखी होकर प्रदर्शन किया, रिवोल्ट किया। 1789 में उन्होंने बैस्टिल के एक फोर्ट पे, जो कि अब प्रिजन का या फिर जेल का काम करती थी, उस पर आक्रमण किया, ये सोचकर कि शायद अंदर हथियार होंगे और उन हथियारों की मदद से वो फ्रांस की आर्मी के खिलाफ लड़ना चाहते थे। धीरे धीरे ये जो रेवोल्यूशन था, ये जो क्रांति थी, ये बढ़ती गई। उसके बाद फ्रांस के राजा को हटाकर एक सोसाइटी एस्टैब्लिश हुई, ठीक है, एक असेंबली बनी जिसको नेशनल असेंबली कहते हैं। उस नेशनल असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, संविधान लिखा, जिसके तहत कुछ लोगों को वोटिंग राइट्स और मिले। अब फ्रांस में एक रिप्रेजेंटेटिव टाइप की गवर्नमेंट आ गई थी, जिसको जनता खुद वोट करेगी और वही जनता पर राज करेगी। वो पूरा सिस्टम डिटेल में हम तब पढ़ेंगे जब आपकी चैप्टर रीडिंग करेंगे। अभी के लिए आप जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। उस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद एक क्लब आता है जैकोबिन। जैकोबिन जो क्लब था वो आम जनता का क्लब था। इसमें मजदूरों से लेकर लॉयर्स, मर्चेंट्स सब इंक्लूड थे। इन्होंने पावर हथियाते ही बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज फॉलो करना स्टार्ट किया। जो भी इनको लगता था कि इनकी धारणा के खिलाफ है, इनके विचारधारा के खिलाफ है, ये उसे मरवा देते थे, एग्जीक्यूट करवा देते थे। कुछ टाइम तक ऐसे ही फ्रांस में ये सब चलता रहा। इस एरा को ही कहते हैं डार्क एरा, ठीक है। इस एरा को ही, जिसमें जैकोबिन्स रूल करते हैं, उसे डार्क एरा कहते हैं। उसके बाद फ्रांस में पावर में आता है एक बहुत विशिष्ट पर्सनालिटी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो यूरोप की पूरी हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो पर्सनालिटी है नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्टे एक मिलिट्री जनरल था बेटा, मिलिट्री ऑफिसर था, और इसने पावर में आते ही ये बन गया फ्रांस का डिक्टेटर। तो इस चैप्टर में आप देखेंगे कि कैसे फ्रांस एक मोनार्की से, मोनार्की यानी राजा का शासन होता है जहां पे मोनार्की, कैसे फ्रांस एक मोनार्की से बनता है एक रिपब्लिक, यानी जहां पे जनता वोट डालती है और जनता अपने लीडर्स को चूज करती है, और कैसे रिपब्लिक से वो बन गया डिक्टेटर के द्वारा रूल किए जाने वाला एक देश। मीनवाइल वो किस तरह से पूरे यूरोप को इन्फ्लुएंस करता है, ये सब भी हम पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आप समझिए कि किस तरह से 1774 में लुई 16 राजा बनते हैं। कुछ 15 साल के अंदर उनकी जनता उनके खिलाफ ऐसा विद्रोह करती है कि वहां पर एक रिपब्लिक की स्थापना होती है। उस रिपब्लिक को भी ओवरथ्रो करके हमारी जैकोबिन सरकार बनती है, जो क्लेम करती है कि वो रिपब्लिक चाहती है देश में, वो चाहती है डेमोक्रेसी रहे, लेकिन एक्चुअली में वो जनता को बहुत बहुत परेशान कर रही थी। और जैकोबिन्स के बाद आते हैं वहां पे नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्टे फिर से फ्रांस को एक डिक्टेटरशिप वाली कंट्री बना देते हैं, जहां पे एक तानाशाह रूल करता है। नेपोलियन ने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी लाए देश में। वो क्या है वो शायद आप 10th में पढ़ेंगे, इस साल तो नहीं। ये थी आपकी पूरी क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर 1। इसी को डिटेल में पढ़ेंगे जब आप चैप्टर रीडिंग वाले वीडियोस देखेंगे, उसमें आपको एक एक वर्ड टू वर्ड समझाया गया है, एंड ये सारे टॉपिक्स आपके वहां क्लियर हो जाएंगे। सो आई होप दिस स्टोरी इज बाय हार्ट टू यू बाय नाउ।
एंड दिस वीडियो वॉज प्रेजेंटेड टू यू बाई स्कूल जी, इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।